हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों 60 दिन पहले ईरान और यूएसए के बीच में एक MOU साइन हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि 60 दिनों तक दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे जब तक कि फाइनल डील साइन नहीं हो जाती। हालांकि कई बार इस सीज फायर, इस MOU का वायलेशन हुआ। अब 60 दिन खत्म हो गए हैं, तो अब प्रश्न है कि आगे क्या होने वाला है। क्या ये एक्सटेंड होगा? क्या लड़ाई दोबारा से शुरू होगी? ऑयल पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑलरेडी ऑयल 90 के ऊपर चल रहा है, तो इस सब का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आगे क्या होने वाला है, इस सब को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये लड़ाई फरवरी में शुरू हुई, फरवरी एंड में, और उसके बाद हमने कई अप्स एंड डाउन देखे और जून में फाइनली एक ब्रेक थ्रू देखने को मिला जब MOU साइन हुआ और दोनों कंट्रीज़ के बीच में नेगोशिएशन, डायरेक्ट नेगोशिएशंस हुई और फिर ये डिसाइड हुआ कि फाइनल डील की हम डिस्कशन करेंगे और तब तक एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और 17 अगस्त को ये ख़त्म हो गया और आप देख सकते हैं कि बीच में ज़रूर वहाँ पर डिप, ऑयल मार्केट में हमें डिप देखने को मिला, लेकिन अब वापस से हम पिछले कई दिनों से 90 के ऊपर चल रहे हैं। ट्रंप ने स्पेसिफिकली कहा है कि हम इसे एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो आगे क्या होगा, हम थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखिए कि किस तरीके से ऑयल के प्राइसेस का मूवमेंट हो रहा है। सो हम प्री वॉर लेवल पर 65 के आसपास थे, 70 से नीचे चल रहे थे और फिर देखिए किस तरीके से जंप देखने को मिला और फिर सीज फायर की बात हुई और मीडिएटर्स बीच में आ गए, तो एक होप जागी और फिर देखिए वापस हम लगभग प्री वॉर लेवल के आसपास चले गए। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे वापस से ये बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। एक जो अच्छी चीज़ ये है कि बेशक ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, ऑफिशियली द वॉर इज़ गोइंग ऑन, लेकिन हम अभी भी जो 100 के लेवल पर थे वहाँ पर नहीं है। क्रूड अभी भी उससे नीचे चल रहा है और उसका रीज़न ये है कि ऑयल प्रोड्यूसर्स आर मूविंग बैरल्स कोवर्टली थ्रू हॉर्मुज़ एंड सप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड इट। दैट adaptation is why this is 91 and not 110। सो जो 100 के ऊपर क्रूड होने वाला था वो 90 पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि चोरी चोरी छुपके जो है ऑयल हॉर्मुज़ से निकल रहा है। जो शिप्स होती हैं उनको ट्रैक किया जा सकता है, उसके ट्रांसपॉन्डर्स को ऑफ किया जा रहा है, छुपा के ऑयल को लिया जा रहा है। सो इस वजह से ऑयल की सप्लाई में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए और इसी वजह से बेशक ये वापस से राइज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जहाँ पर इसे होना चाहिए वहाँ नहीं है। और एक और डेवलपमेंट जो है कि अमेरिका और ईरान अभी बात नहीं कर रहे हैं, बीच में कुछ कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो डायरेक्ट बात करने को अब तैयार नहीं है। लेकिन ईरान और ओमान के बीच में एक डिस्कशन चल रहा है कि कैसे हॉर्मुज़ से दोनों कंट्रीज़ मिलकर शिप्स को पास करवाएं। The US is not at the table and will not back a deal short of unrestricted passage। So दोनों कंट्रीज आपस में, क्योंकि नेबर्स हैं, हॉर्मुज़ के दोनों तरफ वो कंट्रीज़ हैं, सो वो दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि हम कैसे दो कंट्रीज़ मिलकर हॉर्मुज़ को मैनेज करें। लेकिन USA इसको नहीं मानेगा और ये एक नए कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर सकता है। US का कहना है कि अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस हॉर्मुज़ में होना चाहिए और यही ईरान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता। तो दोस्तों 6 महीने देखते देखते निकल गए और इस दौरान 4 फेल्ड सीज़फायर अटेम्प्ट्स, 4 बार कोशिश हुई इस लड़ाई को रोकने के लिए और दोनों ने अपनी जीत के दावे भी किए। अमेरिका लगातार कहता रहा कि हम जीत रहे हैं और ईरान ऑफ कोर्स भी कहता रहा कि हम जीत रहे हैं, हमारी जीत हुई है। और आप देख सकते हैं ये टाइमलाइन आपको देखने को यहाँ पर किस तरीके से ये वॉर प्रोग्रेस किया। और जून में जैसे कि मैंने कहा कि MOU साइन हुआ और 17 अगस्त को ये
एक्सपायर हो गया है। तो यहां से जो चीज हमारे मतलब की है, जो हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा है कि 14 to 15 मिलियन बैरल्स अ डे स्टिल लीव द पर्सियन गल्फ। जैसा कि मैंने कहा कि किसी ना किसी तरीके से वहां से ऑयल मूव कर रहा है, और उनका कहना है अ मच स्मॉलर होल देन पीपल थिंक, यानी कि ऑयल की सप्लाई पर जितना एक्सपेक्ट उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ा है, और इसीलिए ऑयल प्राइसेस अभी भी कंट्रोल्ड है, वहां पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन साथ में हमें यह भी समझना है कि द ट्रम्प्स क्लेम टू कंट्रोल द स्ट्रेट इज अनट्रू। सो अमेरिका जो कह रहा है कि हॉर्मोज पे हमारा कंट्रोल, टोटल कंट्रोल है, वो सही नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि ईरान ग्रिप इज इरोडिंग टू। जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ से ऑयल अभी भी निकल रहा है चोरी चोरी, चुपके चुपके। तो ईरान का जो दावा था कि हॉर्मोज टोटली हमारे कंट्रोल में है, वो भी वहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है। और दोनों कंट्रीज़ ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है। ईरान ने भी ब्लॉकेड लगाया है और ईरान के वाटरवेज पर अमेरिका ने भी लगाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है अगर हम इसको समझें, द वॉर हैज स्टॉप बीइंग एन एयर कैंपेन। जो वहाँ से बमबारी हो रही थी, यहाँ से मिसाइल जा रही थी, वो फिलहाल के लिए रुक गया है एंड बिकम्स अ म्यूचुअल सीज। दोनों पार्टीज ने अपनी तरफ से एस्केलेशन पर रोक लगाई हुई है। छुटपुट इधर उधर जो है बमबारी और शिप्स पर अटैक और ये सब हो रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि वॉर खत्म हो गया या वॉर डी एस्केलेट हो गया? ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। अगर आप देखें कि वॉर दरअसल बढ़ता हुआ जा रहा है, उसका जो एरिया है, जो दायरा है, वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो सबसे पहले हॉर्मूज की बात करते हैं। तो हॉर्मूज में क्या हो रहा है? ईरान कंटिन्यूज टू अटैक शिपिंग। तो अभी 2 दिन पहले तक भी ऐसा हो रहा था कि IRGC वहाँ पर शिप्स के ऊपर अटैक कर रहा था, क्योंकि वो शिप्स उनके परमिशन के बगैर जो है अनऑथराइज्ड रूट से वहाँ से गुजर रही थी। और ईरान का कहना है कि स्ट्रेट स्टे शट अंटिल ब्लॉकेड लिफ्ट्स। हॉर्मूज तब तक नहीं खुलेगा जब तक यूएस का ब्लॉकेड नहीं हटेगा, यानी कि टोटल हमारे कंट्रोल में। सो ये एक जो है कॉन्फ्लिक्ट का जोन ये है। दूसरा लेबनान, और वहाँ पर अभी भी वॉर चल रहा है। वहाँ पर कोई सीज़फायर नहीं है, कोई MOU नहीं है। More than 2,000 killed and over 1 million displaced by mid-April. Several ceasefire since none has stopped the fighting. 15 अगस्त को भी जो वहाँ पर अटैक्स वगैरह हुए हैं। तो ये फ्रंट खुला हुआ है। इसके बाद गाज़ा, ये भी एक नया एंगल बना हुआ है, और वहाँ पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। जो ट्रम्प का गाज़ा प्लान था उस पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है, एक डिसएग्रीमेंट का जोन बना हुआ है। और ये फ्रंट अभी पिछले 1-2 हफ्तों में खुला है। जो हूतीज़ हैं, जो दूसरा जो हॉर्मूज की तरह ही एक और जो जगह है जहाँ से शिप्स गुजरती हैं, जहाँ से सऊदी अरेबिया से ऑयल यूरोप जाता है, और वहाँ पर ये एक नया कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है। जो हूतीज़ हैं, जो ईरान के एलाई हैं, उन्होंने वहाँ पर घेराबंदी लगाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये वॉर कम नहीं, उसका दायरा कम नहीं हुआ है, एक्चुअली ये बड़ा है। और जो सबसे खतरनाक बात है जिस पर लोग बात नहीं कर रहे हैं वो ये है कि देयर हैज़ बीन नो IAEA। तो ये एटॉमिक एनर्जी की इंटरनेशनल एजेंसी है, जो भी ये न्यूक्लियर वगैरह पे कंट्रीज काम करती हैं, उसकी वॉचडॉग आप कह सकते हैं। सो उनका कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ है ईरान पे। सो नो इंस्पेक्शंस फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, एंड ईरान होल्ड्स मोर देन 400 kgs ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। सो ईरान के पास ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, यूरेनियम है, और वहाँ पर जो अभी इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। सो वो किस स्टेट पर पहुँच गया? क्या उन्होंने यूरेनियम को एनरिच कर लिया है? क्या उन्होंने बॉम्ब्स बना लिए हैं? इससे पहले जो उनके रिलीजियस लीडर्स थे, जो भी थे, उनका ये मानना था कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने, लेकिन अब वो नहीं रहे। अब वहाँ पर जो सेंटिमेंट्स हैं वो बदल गए हैं। तो क्या उन्होंने ये यूरेनियम प्रोग्राम बना लिया है? क्या एनरिच कर लिया है? क्या उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं? सो ये एक जो है नया वहाँ पर एक चिंता का मैटर बना हुआ है। और जो उनके नए सुप्रीम लीडर हैं, उनका भी कहना है, पब्लिकली वाउड ईरान वुड कीप इट्स न्यूक्लियर एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज
a direct rejection of Washington's central war aim. So अब सबसे इंपॉर्टेंट इशू पे बात करते हैं, आगे क्या होगा, ये MOU खत्म होने के बाद आगे क्या होगा। तो इसका आंसर जानने के लिए हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी कि ये लड़ाई शुरू क्यों हुई थी। लड़ाई की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते थे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। अमेरिका का जो दुश्मन जिन्हें वो मानता है रशिया और नॉर्थ कोरिया, उनके पास वो न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और वो मिसाइल्स भी हैं, और वो नहीं चाहता था कि एक तीसरा कंट्री जो जिसे वो अपना एनिमी मानता है उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो जाए। और साथ में उस रीजन में इजराइल अपना दबदबा बनाना चाहता है, इसलिए वो भी नहीं चाहता था कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आएँ। सो जो प्राइमरी गोल था इस लड़ाई को शुरुआत करने का, वो तो पूरा नहीं हुआ। सो हम ये कह सकते हैं कि ये लड़ाई फाइनल नहीं है, ये ख़त्म होने वाली नहीं है, ये एक पॉज है। पॉज क्यों है? क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, उनके पास जो रिजर्व्स हैं उनके वेपन्स का, मिसाइल्स का, एम्यूनेशन का, वो ख़त्म हो रहा है, उन्हें रिबिल्ड करना है। वहाँ के आर्मी के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम जो है पूरी तरीके से अमेरिका को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और सामने मिड टर्म इलेक्शंस हैं जहाँ पर ट्रम्प की हवा ख़राब है, वहाँ पर नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं इस वॉर को लेके और ट्रम्प के पॉलिसीज़ को लेके, उनके हारने के अच्छे चांस हैं। और इसी वजह से अमेरिका की तरफ से कोई मेजर एस्केलेशंस नहीं हो रहे हैं और ये वॉर एक पॉज मोड में है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब तक? जब तक इस वॉर का जो रूट कॉज है उसका फैसला नहीं हो जाएगा, ये वॉर रुकने वाला नहीं है। तो बेशक 1 महीने 2 महीने ये वॉर रुका रह सकता है, लेकिन वापस से ये रिज्यूम होगा। अभी तक की सिचुएशन देखकर यही लगता है, और ऑयल प्राइस भी हमें वही इशारा कर रहा है और बॉन्ड मार्केट भी हमें वही इशारा कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी यील्ड्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ऑयल बढ़ता जा रहा है। सो कंक्लूजन ये है कि बेशक अभी थोड़ी हमें शांति देखने को मिल रही है, लेकिन किसी भी दिन यहाँ पर एक मेजर एस्केलेशन देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि दोनों साइड्स जो हैं इसकी तैयारी बड़े स्केल पर कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? कौन सा स्टॉक बाय करना है या सेल करना है और किस प्राइस पर करना है? और इसीलिए हम लेकर आए हैं बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। बॉडी के एक्सरे की तरह ही बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे किसी भी स्टॉक का रियल हेल्थ चेक करता है। ये 50 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करके आपको एक क्लियर स्कोर कार्ड देता है, जो बिना किसी कंफ्यूजन के बताता है कि उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। साथ ही ये वो प्राइस भी बताता है जिस प्राइस पर आपको स्टॉक को खरीदना या एवरेज करना है। सिर्फ एक क्लिक में ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करके क्लियर रिकमेंडेशंस देता है कि हर स्टॉक में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब कीजिए बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लोज मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप देखिए किस तरीके से हमें रेड 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 लगातार मार्केट में देखने को मिल रहा है, और आज भी अच्छी गिरावट देखने को मिली। 132 पॉइंट्स निफ्टी डाउन रहा। हालांकि ये आखिरी 15-20 मिनट में हमें बड़ा फॉल देखने को मिला। 70-80 पॉइंट्स मार्केट उससे पहले करीब डाउन थे। करीब 80 से 100 पॉइंट्स के बीच में मार्केट लॉसेस घूम रहे थे, लेकिन आखिरी 15-20 मिनट में हमें वापस से फॉल देखने को मिला। हमारा जो टारगेट था 24,200 उसको आज उसने ब्रीच कर दिया कन्विंसिंगली, और क्लोजिंग 24,154 के आसपास हुई। अगर वोलेटिलिटी की पिक्चर में देखें तो वहाँ पर कोई मेजर बदलाव नहीं है। विक्स भी सेम सिचुएशन में है और कॉल आई वी पुट आई वी भी सिमिलर सिचुएशन में है, और पुट कॉल रेशियो में आज ड्रॉप देखने को मिला। सरप्राइज नहीं होना चाहिए था, वीकली एक्सपायरी भी थी और मार्केट में गिरावट भी थी, तो ये ड्रॉप यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। और फ्यूचर्स में अगर आप देखें सो आज ठीक ठाक यहाँ पर OI ऐड हुआ, करंट मंथ में भी ऐड हुआ, नेक्स्ट मंथ में भी ऐड हुआ। करीब ये 13,000 कॉन्ट्रैक्ट से करीब दोनों मंथ्स को अगर हम ऐड कर लें तो बना, और प्रीमियम में भी अच्छा खासा ड्रॉप भी हमें देखने को मिला है। सो कल की वीडियो में हमने बताया था कि ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट पोजीशन सब रोल ओवर हो रही हैं, और आज उसका भी हमें एविडेंस देखने को मिला। टर्नओवर को अगर आप देखिए पिछले 3 दिनों से लो एक्टिविटी है। अब इसका क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन इसी वजह से मार्केट्स में
ना तो पैनिक हमें देखने को मिल रहा है, ना एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल रही है। सारा दिन मार्केट जो है काफ़ी ढीले से हमें एक रेंज में घूमते हुए दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पुअर है, एवरेज मैं कहूँगा एवरेज से थोड़ा नीचे, और कल फिर एफआईआईज ने अपने शॉर्ट पोजीशंस बढ़ाई हैं। सो डेटा आज का तो थोड़ा हमें बेरिश इंडिकेशन ही दे रहा है, और अभी तक जो देख के नहीं लग रहा है कि ये जो फॉल हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है ये खत्म हो गया है। अब भाई दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि जो पहला टारगेट है 24,200 के आसपास है, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम, जब हमने ये शेयर किया था तब कम दिख रही थी और अब थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। सो 24,000 के आसपास इसका फाइनल लेवल है। इससे नीचे फिलहाल के लिए पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों, कल तक का डेटा जो रात तक आया था, डेरिवेटिव्स का डेटा जो हमने एनालाइज किया था, उसके हिसाब से ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। अब आज रात क्या आएगा मैं नहीं कह सकता, कल हम इसके बारे में बात करेंगे और जल्दी हम मॉर्निंग वीडियो भी शुरू करने वाले हैं। सो रात का डेटा हम मॉर्निंग में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी तक कल तक के डेटा के हिसाब से अभी भी कोई रिकवरी के चांस हमें नहीं दिख रहे हैं। सो ये जो रैली हमें दिखी थी लगभग 50% से ज़्यादा का हमने ऑलरेडी लूज कर लिया है। तो अब जो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट बनता है वो 24,000 का बनता है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। हो सकता है कि चूंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है तो उसके आसपास से हमें रिकवरी, एक बाउंस भी देखने को मिल जाए, लेकिन अभी के लिए स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि इसको आप हार्ड स्टॉप लॉस रखिए। अगर शॉर्ट आप बनाए हुए हैं उसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि कल रात तक के डेटा के हिसाब से ट्रेंड अभी कंटिन्यू होगा। सो इसको स्टॉप लॉस रख के पोजिशंस को कैरी की जा सकती हैं। अगर 100-150 पॉइंट और मिल जाए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज यहाँ से ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमें अपने शॉर्ट्स को क्लोज कर देना चाहिए, या फिर हमारे कल का वीडियो देखिए और वहाँ पर ट्रेंड का क्या स्टेट है वो हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। सो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।